नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आइए आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12 भूगोल का अध्याय 9 जिसका टाइटल है द्वितीयक व्यवसाय। तो द्वितीयक व्यवसाय में हम पढ़ेंगे द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में मुख्य रूप से आपको पता है उद्योगों को शामिल किया गया है। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उद्योगों के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से आधारों पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद मुख्य हमारे जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, इनका हम विश्व स्तर पर अध्ययन इसमें करने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं द्वितीयक व्यवसाय। एक बार आप फटाफट चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले सामान्य अर्थ समझते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं। वैसे तो हमने व्यवसाय के जो प्रमुख प्रकार थे, पाठ नंबर हमारा जो लेसन नंबर 7 था उसमें हम सामान्य परिचय देख लिए थे, लेकिन फिर से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो द्वितीयक व्यवसाय हैं, व्यवसाय क्या होते हैं। मनुष्य की ऐसी क्रियाएं जिनसे उसे धन प्राप्ति होती है वो सबकी सब व्यवसाय कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और व्यवसायों को यदि हम वर्गीकृत करें तो प्राकृतिक संसाधनों से समीपता या फिर दूरी के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें व्यवसायों को 5 प्रकारों में बांटा गया था, जिनमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय, जिनके बारे में हम पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं द्वितीयक व्यवसाय की। तो द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए। ऐसे व्यवसाय जिनमें प्राकृतिक जो हमारे जो प्राथमिक व्यवसाय हैं, साथियों यहाँ पर आप थोड़ा देख लेना, प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनको परिष्कृत किया जाता है और परिवर्तित किया जाता है और परिवर्तित करके अधिक मूल्यवान और अधिक उपयोगी बना दिया जाता है। उन सभी व्यवसायों को हम द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। कुल मिलाकर यदि हम कहें कि ऐसे व्यवसाय जिनमें प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त जो उत्पाद हैं, जैसे हमने कृषि कार्य किया और कृषि से जैसे फसलें हमने बोई हैं और गेहूं प्राप्त किया और अन्य जो अनाज हैं वो प्राप्त किए, फिर ये जो अनाज हैं इनका उपयोग करते हुए यदि हम जैसे बिस्किट बनाते हैं तो बिस्किट बनाना हमारा द्वितीयक व्यवसाय हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमारे पास कपास है, हमने कपास की खेती की और कपास का उपयोग करके हम सूती वस्त्र बना दिए, तो ये हमारा द्वितीयक व्यवसाय हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा कपास था वो उसका परिवर्तन हुआ, परिवर्धित हुआ, परिष्कृत हुआ और वो अधिक मूल्यवान बन गया और अधिक उपयोगी बन गया। यानी कपास जब कच्चे रूप में है, फसल के रूप में है, तो उसका उतना उपयोग नहीं है जितना कपड़े बनाने पर उसका उपयोग होता है। तो इसके अंतर्गत उद्योग निर्माण और विनिर्माण तथा प्रसंस्करण शामिल किए गए हैं, जिनके बारे में हम पूर्व के अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से हमारे जो उद्योग हैं या फिर द्वितीयक व्यवसाय हैं, अध्ययन की दृष्टि से द्वितीयक व्यवसाय जो हैं उन्हें निम्नलिखित 10 समूहों में बांटा जाता है। सबसे पहले इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन एवं पेयजल पदार्थ उद्योग, धातुक्रम उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और लास्ट में परिवहन एवं संचार उद्योग। साथियों, पिछला जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था कि परिवहन और संचार उद्योग किस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आप में से अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ पर गलती कर बैठे थे और उन्होंने लिख दिया था तृतीयक व्यवसाय। तो तृतीयक व्यवसाय में परिवहन और संचार सेवाएं शामिल की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उद्योग है तो ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत ही आएगा। चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ये तो हमारे द्वितीयक व्यवसाय के 10 मुख्य समूह थे। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और ये सारे की सारी इंडस्ट्री है। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। तो विनिर्माण का हम पहले भी पूर्व हमारे जो लेसन थे उनमें भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। विनिर्माण में क्या होता है साथियों, प्राथमिक व्यवसायों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको शारीरिक और मशीनी जो ताकतें हैं उनके द्वारा एक निश्चित आकार में ढाल दिया जाता है और उसको अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है, अधिक उपयोगी बना दिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास मिट्टी है, मिट्टी में हम फसलें बोते हैं, मिट्टी से अन्य कार्य करते हैं, तो मिट्टी से उसकी बर्तन बना दिए जाते हैं। इसी प्रकार मिट्टी के खिलौने बना दिए जाते हैं। लोहा इस्पात जो है उससे बड़ी बड़ी मशीनें बना दी जाती हैं, जलयान बना दिए जाते हैं। और हमने खनन और उसके बाद
खनन के जो प्रकार थे उसमें हमने पढ़ा था कि लोहा इस्पात जो है, वर्तमान जो युग है लोहा इस्पात युग है, या इस्पात युग कह दीजिए, इस्पात युग है। और इस युग में छोटी से छोटी, यानी जो मानव जीवन के काम आने वाली छोटी से छोटी जो वस्तुएं, जिनमें सुई से लेकर विशाल काय जो जलयान है, ये सब लोहा और इस्पात से बनते हैं। तो हमारा जो प्राथमिक व्यवसाय है खनन के द्वारा, जो लोहा इस्पात हम खनन करते हैं और उसी का उपयोग करते हुए ये सब इतनी वस्तुएं बनाते हैं, तो ये वस्तुओं का जो निर्माण है ये द्वितीयक व्यवसाय में आता है और ये विनिर्माण उद्योग कहलाता है। इसी प्रकार जैसे लकड़ी है, लकड़ी से कागज बनाना और कपास से धागा बनाकर वस्त्र बनाना, ये सब द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। साथियों, आपको पता है कोई भी देश होता है, यदि वहाँ पर उद्योग धंधों का अच्छा विकास हुआ है तो वो देश संपन्न होता है। उसकी संपन्नता का मापदंड भी आर्थिक विकास जो है, यानी जो औद्योगिक विकास है, उसको किसी देश की आर्थिक संपन्नता का मापदंड भी माना जाने लगा है। आपको पता है जितने भी विकसित देश हैं, जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस, जापान, जर्मनी, यहाँ पर उद्योग धंधों का काफ़ी विकास हुआ है। इसी वजह से ये जो देश हैं विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हुए हैं। अब यहाँ पर हम मुख्य रूप से आज हम जो जिस टॉपिक को समझने वाले हैं ये है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। साथियों, जो उद्योग होते हैं उनकी जो अवस्थिति है, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा आप सही कर लीजिए। अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, इसका अर्थ समझ लीजिए। यदि अर्थ आपको समझ में आ जाएगा तो ये सारा टॉपिक आप अपने आप ही कर देंगे। अर्थ क्या है साथियों, देख लीजिए कि कोई उद्योग है उसको कौन से स्थान पर स्थापित करें, कौन से स्थान पर स्थापित करें कि वो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो, उससे ज़्यादा लाभ हम प्राप्त कर सकें। तो जो भी उद्योगपति होते हैं, उद्योग स्थापित करने वाले होते हैं, ये सब इन कारकों का अध्ययन करते हैं और सब कारकों का जो परिणाम होता है उसके बाद उद्योग की स्थापना का निर्णय लेते हैं। साथियों, आपको पता है कि यदि हम बिना सोचे समझे ऐसे ही उद्योग स्थापित कर दें तो उससे फिर नुकसान होने की संभावनाएं भी बनती हैं। तो अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें मुख्य रूप से कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए और इसका अर्थ भी नोट्स के रूप में आपको कैसे लिखना है। देखिए, कौन से स्थानों पर उद्योग स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा, इसे प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिन्हें उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कहा जाता है। और ये जो कारक है निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है कच्चा माल। अब कच्चा माल से क्या तात्पर्य है, उद्योगों में जो नया प्रोडक्ट बनता है उसके लिए कच्चा माल चाहिए। तो ये उद्योगों की अवस्थिति को कैसे प्रभावित करेगा हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। शक्ति के साधन, संचार एवं परिवहन के साधन, बाजार, कुशल श्रमिक, जल आपूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीक, इसके अलावा सरकारी नीतियां और अन्य कारक। तो ये हमारे कुल मिलाकर 10-11 जो कारक हैं ये उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। अब कौन सा कारक कैसे प्रभावित करता है, कौन से उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाने चाहिए, हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और रोजाना प्रतिदिन यानी प्रतिदिन शाम को ठीक 8 बजे हमारी भूगोल की लाइव क्लास होती है, तो आप इसे देखना बिल्कुल भी न भूलें। सबसे पहले हम कच्चा माल इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कच्चा माल कैसे प्रभावित करता है और इसको डिटेल से समझ लीजिए। जिन उद्योगों में कच्चा माल भारी, सस्ता और शीघ्र खराब होने वाला होता है, साथियों आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चीनी उद्योग लगाना है या गुड़ उद्योग लगाना है, तो चीनी की जो मिल होंगी वो कौन से स्थानों पर लगाई जाएं ताकि ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की यदि हम बात करें, हमारे जो बहुत सारे साथी हैं पश्चिमी राजस्थान से भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पर गन्ने का उत्पादन नहीं होता है, जलवायु जहाँ की उष्ण है, वहाँ पर यदि हम चीनी मिल स्थापित कर दें तो आप खुद ही बता दीजिए कि गन्ना बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो गन्ना होता है वो भारी होता है और भारी होने के साथ साथ उसका जो रस है वो जल्द ही कम हो जाता है। तो
पश्चिमी राजस्थान में यदि कोई चीनी उद्योग लगाएगा तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा। और यदि हम जैसे जिन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन होता है उनके नज़दीक ही चीनी उद्योग लगाएं तो वो ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें जो कच्चा माल होता है वो भारी होता है। जैसे यहाँ पर चीनी उद्योग की बात करें तो गन्ना ट्रक भर के जब गन्ना मंगवाएंगे तो 5-10 बोरियां उससे चीनी की बन पाएंगी। सस्ता होता हो, शीघ्र खराब होने वाला होता हो तथा वजन ह्रास वाला हो। वजन ह्रास से तात्पर्य यह है कि जैसे गन्ना है और गन्ने को आज हम काट दिए और 1 महीने बाद यदि हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसका वजन भी कम हो जाएगा, रस भी कम हो जाएगा। तो ऐसे जो उद्योग हैं वे सारे के सारे कच्चे माल के स्रोत जहाँ होते हैं उनके निकट स्थापित किए जाते हैं ताकि परिवहन लागत भी कम आए और वो जो कच्चा माल है उसका वजन भी कम न हो पाए। जैसे चीनी उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है। जिन उद्योगों में कच्चा माल निर्माण के दौरान वजन ह्रास नहीं होता, यानी जैसे जितना कच्चा माल चाहिए वो उसका वजन कम नहीं होता, तो फिर ऐसे उद्योग को आप कहीं भी स्थापित कर दीजिए। कच्चा माल के स्रोत के आसपास करेंगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है और बाजार के निकट स्थापित कर देंगे तो भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझिए, तो उन्हें ऐसे उद्योगों को हम बाजार के निकट भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे सूती वस्त्र है। अब सूती वस्त्र में हमें क्या चाहिए? रुई चाहिए, कपास चाहिए। तो साथियों कपास जो होता है वो वजन नहीं उसका घटता है, अर्थात यदि हम 1 टन सूत का निर्माण करना हो तो उसके लिए हमें 1 टन रुई चाहिए। सिंपल सा है। और रुई का जो वजन है वो कम नहीं होता है, तो रुई को आप दूसरे स्थान से भी आयात करके और ऐसा जो सूती वस्त्र उद्योग है उसे बाजार के निकट भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसे घड़ी उद्योग है। घड़ी उद्योग में जो कच्चा माल चाहिए, जो पुर्जे हैं, उनको आप आसानी से अन्य स्थानों से मंगवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी ऐसा ही उद्योग है। तो ये जो उद्योग हैं ये बाजार के निकट स्थापित किए जाते हैं। अब बाजार से क्या तात्पर्य है? तो बाजार से तात्पर्य हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ही आप बने रहिए। अब नेक्स्ट हमारा है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन क्या होते हैं? शक्ति के साधन ये होते हैं साथियों, कोई भी उद्योग होता है उसको चलाने के लिए शक्ति की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आप मोटरसाइकिल देखते हैं, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल क्या है? ऊर्जा है। इसी प्रकार जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनमें बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उन मशीनों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए, कोयला चाहिए, जल विद्युत चाहिए। तो वो जो जल विद्युत और बिजली है वो शक्ति के साधन कहलाते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के साधन होते हैं, शक्ति के साधन होते हैं। तो वे शक्ति के साधनों के निकट स्थापित किए जाने चाहिए। यानी कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए अभी हम बात करें कि मोबाइल निर्माण है, मोबाइल असेंबलिंग है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सीमेंट उद्योग है मान लीजिए, तो सीमेंट उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, उनमें कारखानों को चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जल विद्युत या अन्य कोयला वगैरह की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग या लोहा इस्पात उद्योग, ये जो है कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाने चाहिए। साथियों हमारे भारत में यदि हम बात करें तो जितने भी लोहा इस्पात उद्योग हैं, लोहा इस्पात के जो केंद्र हैं, वे सभी लोहा इस्पात जहाँ मिलता है उन क्षेत्रों के पास, और कोयला की जो खदानें हैं, कोयला जहाँ मिलता है वहाँ पर आसपास स्थापित किए गए हैं। अब आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए यदि याद हो तो आपको, भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है और कौन सी जो खान है? जैसे झरिया है, बोकारो है, रानीगंज है। रानीगंज ये कौन से राज्य में है? रानीगंज कोयला की खान है, ये कौन से राज्य में है? आप कमेंट करके बता दीजिए। तो ऐसे ही एल्यूमिनियम उद्योग है साथियों, ये जल विद्युत, सस्ती जल विद्युत जहाँ मिलती है उन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवहन एवं संचार के साधन। तो परिवहन और संचार के जो साधन हैं वो भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर परिवहन और संचार के साधनों का विकास नहीं है, रास्ते नहीं है, परिवहन के साधन नहीं है,
संचार, संचार से तात्पर्य ये है आप जो घर बैठे पढ़ रहे हैं ये भी एक प्रकार का संचार है, जिसमें इंटरनेट है, ईमेल है, ठीक है ना, डाकतार है, टेलीफोन है, ये सब संचार के साधन हैं। तो यदि परिवहन के साधन नहीं होंगे, रेलगाड़ियाँ नहीं होंगी, सड़कें नहीं होंगी, तो फिर ऐसे स्थान पर उद्योग लगाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि कच्चा माल मंगवाने में और तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए हमें सस्ता, सुगम और तीव्र परिवहन की जो साधन है उनकी आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं इसको नोट्स के रूप में कैसे लिखेंगे लाइन टू लाइन। कच्चे माल को कारखानों तक ले जाने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र यानी तेज गति से चलने वाला, सक्षम जो भारी वजन को भी ले जाने में सक्षम हो, परिवहन की सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। यानी कि कहीं पर यदि उद्योगों का विकास करना है तो फिर परिवहन के साधन होना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार बताइए कि जैसे मान लीजिए आप की जो स्कूल है वो घर से 10 किलोमीटर दूर है। अब यदि आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर यदि परिवहन के साधन नहीं है तो समय भी ज़्यादा लगेगा और हम उस काम को करने में कठिनता महसूस करेंगे। इसी प्रकार संचार के जो साधन है जैसे डाक, तार, टेलीफोन, ईमेल और इंटरनेट आदि भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती हैं। साथियों, इनसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का जो मालिक है वो किसी से कोई बात करना चाहता है, कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है तो टेलीफोन का उपयोग कर सकता है, ईमेल भेज सकता है, इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। आप देख रहे हैं कि अब जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कार्य है बहुत सरल हो गए हैं। हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके यहाँ पर भूगोल की व्याख्याता नहीं है। अब आप देखिए कि स्कूल में भूगोल की व्याख्याता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे विद्यार्थी अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रख पा रहे हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बाजार। साथियों, बाजार से तात्पर्य क्या है, मार्केट नहीं, बाजार से तात्पर्य ये है कि जैसे कोई उद्योग है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मोबाइल निर्माण, अपने राजस्थान की यदि हम बात करें, राजस्थान के किसी गांव में मोबाइल निर्माण, मोबाइल असेंबलिंग की फैक्ट्री लगा दी गई, कारखाना लगा दिया गया, लेकिन वो जो क्षेत्र है इतना गरीब है कि वहाँ के लोग मोबाइल खरीदने में सक्षम नहीं है। या फिर यहाँ पर मान लीजिए हमने सूती वस्त्र उद्योग लगाया और आसपास 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक सूती वस्त्र को खरीदने वाले लोग नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर इसका निर्यात करना या फिर दूसरे स्थानों पर इसको भेजना जब होगा तो उसमें परिवहन लागत आती है। और यदि आसपास ही इस प्रकार के लोग मिल जाते हैं और उनकी क्रय क्षमता होती है, क्रय क्षमता यानी खरीदने की उनके पास क्षमता हो, उनके पास इतना धन हो कि वो वस्तुओं को खरीद पाएँ, तो खरीदने की ये जो क्षमता है यही बाजार कहलाती है। एक बार देख लीजिए, उद्योगों की स्थापना में बाजार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार माल की मांग, यानी मांग कितनी है। आप एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश या फिर जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ की बात करें, J&K की बात करें, तो ऐसे स्थानों पर जहाँ पर जलवायु शीत जलवायु है, ठंड अधिक होती है, वहाँ पर यदि कोई AC असेंबलिंग उद्योग लगा हुआ है, AC की इकाइयाँ वहाँ पर लगी हुई हैं, तो वहाँ पर आसपास उस AC को खरीदने वालों की संख्या कम होगी, और कम होगी तो वो जो प्रोडक्ट है उसे हमें दूसरे स्थान पर भेजना पड़ेगा। अब यदि हमारे पास ही बहुत सारे उसको खरीदने वाले हों तो साथियों ऐसी स्थिति में उद्योग फलता फूलता ज़्यादा है। और एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर बुक पब्लिशिंग का इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री लगी हुई है और उसके पास में ही पढ़ने वाले जो विद्यार्थी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो किताबें खरीदने वाले लोग मिल जाएंगे, इसलिए उसका जो परिवहन लागत होगी वो बचेगी। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हमने बुक बाइंडिंग या बुक पब्लिशिंग का एक फैक्ट्री लगाया और इसके आसपास ही लाखों की संख्या में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, तो लाखों किताबें यहीं पर बिक जाएंगी। अब यदि ये लाखों विद्यार्थी यहाँ न होकर यहाँ होते तो साथियों किताबों को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट जब करते तो खर्चा अधिक आता। ऐसी स्थिति में ये जो उद्योग है ज़्यादा लाभदायक नहीं होता। ये है। चलिए अब देखते हैं, बाजार का अर्थ आपने समझ लिया। नेक्स्ट हमारा है
यहाँ पर यदि हम बात करें बाजार में, तो यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया जो वे हैं वैश्विक बाजार हैं। अर्थात यहाँ पर पूरे विश्व भर से प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं और लोगों की, यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्रय क्षमता अधिक है, इसीलिए कोई भी जो प्रोडक्ट है आप इन देशों में आसानी से बेच सकते हैं। वैश्विक बाजार से तात्पर्य ये है। कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक क्या होते हैं एक बार देख लीजिए। जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी फैक्ट्रियां हैं, उनमें मशीनों को ऑपरेट करने के लिए या अन्य कार्यों के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता भी होती है। आपको पता है, आपके आसपास कोई फैक्ट्री हो तो एक बार उसका नाम कमेंट कर दीजिए। वो जो फैक्ट्रियां होती हैं उनमें बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं और उन व्यक्तियों में कुछ कुशल होते हैं, कुछ अर्धकुशल होते हैं, कुछ अकुशल भी होते हैं। तो कुशल जो श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उद्योगों में काम करने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हालांकि वर्तमान में उद्योगों का यंत्रीकरण हुआ है, अर्थात अब जो उद्योग धंधे हैं वो ऑटोमेटिक चलने वाली जो मशीनें हैं उनसे चलने लगे हैं, लेकिन फिर भी साथियों उन मशीनों को चलाने के लिए भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो फिर भी कुशल श्रमिक जो है उनकी आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। जो उनकी देखभाल है, मशीनों की देखभाल है आदि कार्य के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है पूंजी। साथियों हम उद्योग तो लगाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास धन नहीं है, पूंजी नहीं है, तो आप बता दीजिए उद्योग लगा पाएंगे? आप कमेंट करके बता दीजिए कि उद्योग, ऐसी स्थिति में हम उद्योग लगा पाएंगे या नहीं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या आप बिजनेस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो कोई भी उद्योग होता है उसको स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है। अब जिन राष्ट्रों में, जिन देशों में, जिन स्थानों पर पूंजी की उपलब्धता हो जाती है, पूंजी लोगों के पास होती है, वहाँ पर उद्योग धंधे विकसित हो जाते हैं। और अभी बात करें हम, जैसे मान लीजिए कोटा है, राजस्थान का जो कोटा है या फिर जयपुर देख लीजिए। कोटा में जो मेडिकल की जो पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो इतनी डेवलप हुई है, तो यदि हम किसी ऐसे स्थान पर ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जो वहाँ पर उसके ग्राहक नहीं है, बाजार नहीं है, तो साथियों फिर वो ज़्यादा फलती फूलती नहीं है। तो पूंजी भी उद्योग धंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे किसी उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी होना अनिवार्य है। जिन देशों में पर्याप्त पूंजी होती है वहाँ उद्योग धंधे विकसित हो जाते हैं, और विकासशील देशों में जहाँ पूंजी की कमी रहती है वहाँ पर उद्योग धंधे आशा के अनुरूप विकसित नहीं हो पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूंजी भी किस प्रकार उद्योग धंधों की स्थिति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा है जल आपूर्ति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल आपूर्ति, जल आपूर्ति से तात्पर्य है जल की पूर्ति, जल की सप्लाई। तो साथियों आपको पता है जो उद्योग धंधे होते हैं उनमें जल की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। जल के बिना बहुत सारे उद्योग धंधे नहीं चल पाएंगे। तो जल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए आसपास जल की उपलब्धता होनी चाहिए। तो वह जल स्रोतों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, यानी जिन उद्योगों में जल की अधिक आवश्यकता होती है वो सामान्यतः जल स्रोतों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। इसलिए जल आपूर्ति भी उद्योगों के विकास को प्रभावित करता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, कागज उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, जल विद्युत गृह है। ये सब उद्योग ऐसे हैं जो जल के बिना विकसित नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और साथियों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, उनको मेरी जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ रही हैं। जलवायु, जलवायु भी साथियों उद्योगों को प्रभावित करती है। यहाँ देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, और जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी तो साथियों आपको पता है गर्मियों में काम करने का मन भी हमारा कम होता है। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप गर्मियों में ज़्यादा पढ़ पाते हैं या फिर बसंत ऋतु और जो शरद ऋतु होती है उसमें ज़्यादा पढ़ पाते हैं। तो जो जलवायु है साथियों वो भी उद्योगों को प्रभावित करती है। जैसे सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र के लिए आर्द्र जलवायु होना जरूरी होता है क्योंकि जो रुई होती है, जो कपास होता है, उससे जब धागा बनाया जाता है तो जो धागा होता है साथियों शुष्क जलवायु में धागा जल्दी टूट जाता है। जैसे ये हमारे पास रुई है, इस रुई को आप जब खींचेंगे, बिल्कुल जो सूखी रुई है उसको जब खींचेंगे तो शीघ्र टूट जाएगी। यदि उसको थोड़ा गीला करके, उसको थोड़ा नम करके फिर आप खींचेंगे तो थोड़ा वो लंबा खिंच जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि जब धागा का निर्माण किया जाता है, सूत जब बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में धागा टूटे नहीं, तो
यदि नम जलवायु होगी तो धागा टूटेगा नहीं, इसलिए सूती वस्त्र के लिए आर्द्र जलवायु होना आवश्यक है। अब आप एक बार समझ लीजिए कि हमारा जो मुंबई है ये हमारा भारत है, और भारत में यहाँ पर ये मुंबई है, समुद्र के तट पर स्थित है, इसीलिए यहाँ की जो जलवायु है आर्द्र जलवायु है। तो मुंबई जो है साथियों ये सूती वस्त्र का एक अच्छा केंद्र है, यहाँ पर सूती वस्त्र काफ़ी विकसित अवस्था में है। इसी प्रकार अहमदाबाद है, यहाँ पर भी सूती वस्त्र का विकास काफ़ी हुआ है। और विकास होने का कारण ये कि एक तो हमारा ये जो महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। एक बार कमेंट कर दीजिए, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि वो जो काली मिट्टी है, कपास वाली जो काली मिट्टी है उसे क्या कहते हैं। और यहाँ पर कपास मिल जाता है, जलवायु आर्द्र है, इसलिए यहाँ पर सूती वस्त्र का खूब विकास हुआ है। इसी प्रकार जैसे सिनेमा उद्योग है, सिनेमा उद्योग के लिए मेघ रहित आकाश चाहिए और सूर्य के जो प्रकाश है उसकी आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त और स्वास्थ्यवर्धक जो जलवायु है वो श्रमिकों की जो कार्यक्षमता है उसको बढ़ा देती है, इसलिए अच्छी जलवायु जहाँ होगी वहाँ के जो लोग होंगे वो काम अधिक कर पाएंगे। आप एक बार बताइए कि गर्मी के दिनों में आप ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं या सर्दी के दिनों में ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। तो साथियों यदि जो जलवायु है वो उपयुक्त होगी तो ऐसी स्थिति में श्रमिक जो होंगे उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है उच्च तकनीक। साथियों वर्तमान जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है, यदि आप लोगों के पास अच्छी तकनीकी है तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पादित कर पाएंगे, मशीनों की जो सार संभाल है उसको अच्छे से देख पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। उच्च तकनीक के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है और पर्यावरण मानकों का भी ध्यान रखा जाता है। आपके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि उद्योग भी लगा रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं होने दे रहे हैं। तो हमारी जो तकनीक है साथियों, ये जैसे मान लो बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जैसे चमड़ा उद्योग है जिनसे वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा निकलता है। यदि आपके पास हाई टेक्नोलॉजी इस प्रकार की है कि वो जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से निस्तारण कर दिया जाए कि पर्यावरण को नुकसान न हो, तो ऐसी स्थिति में उच्च तकनीक भी औद्योगिक गतिविधियों को औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और सरकारी जो नीतियाँ हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं साथियों। सरकारी नीतियों से क्या तात्पर्य है, सरकार किसी उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है, उसका प्रचार प्रसार कर देती है और उसको स्थापित करने वाले जो उद्योगपति हैं, जो उसके मालिक हैं, उनको यदि कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवा देती है तो ऐसी स्थिति में उद्योगों का विकास हो जाता है। तो सरकार औद्योगिक नीतियां बनाती है, उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक नीतियां बनाती है। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए अब तक कितनी नीतियाँ बनाई जा चुकी हैं और पहली नीति कब बनाई गई थी, कमेंट कर दीजिए। तो औद्योगिक नीतियां बनाई जाती हैं, उद्योगों के विकास को प्रभावित करती हैं। सरकार चाहे जैसे सरकार किसी उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है या सरकार अपने यहाँ पर जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा यदि सरकार दे तो जो लोग उद्योग स्थापित कर रहे हैं उनमें उनको टैक्स में छूट दे दे या फिर अन्य सुविधाएं उनको उपलब्ध करवा दे, जैसे उनको ज़मीन सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा दिए, टैक्स में उनको छूट मिल गई, तो ऐसी स्थिति में फिर उद्योगों का विकास होता है। उद्योगों का यदि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, अब साथियों एक बार राष्ट्रीयकरण क्या होता है ये समझ लीजिए कि आप व्यक्ति थे, मतलब आप निजी व्यवसाय करना चाहते हैं, निजी आपने कोई फैक्ट्री लगाई, अपने पैसों के बल पर आपने इंडस्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाई और सरकार चाहे तो उसे राष्ट्र को की संपत्ति घोषित कर दे। तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रीयकरण से ये है कि उस पर सरकार का नियंत्रण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो अपने यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा तो उनका जो उस पर कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा अन्य जो कारक हैं वो भी हैं। अन्य कारकों में कौन कौन से हैं एक बार फटाफट देख लीजिए। अन्य कारकों में ये है साथियों, सस्ती भूमि। जैसे मान लो उद्योग लगाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो सस्ती दरों पर यदि ज़मीन मिल जाए तो उद्योग लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी प्रकार राजनीतिक स्थिरता, यदि किसी देश में, क्षेत्र में, राज्य में राजनीतिक स्थिरता रहती है, सरकार वहाँ की स्थिर रहती है, किसी प्रकार का अस्थिरता नहीं रहती है, तो वहाँ पर उद्योगों को विकास मिलता है। बैंकिंग और बीमा। साथियों बैंकिंग जो होता है, जैसे मान लो उद्योग हम लगा रहे हैं, पूंजी की बहुत सारी आवश्यकता पड़ती है, बैंकों से लोन लिया जाता है, तो बैंकिंग व्यवस्था है, बीमा व्यवस्था है। बीमा में क्या होता है, जैसे उद्योग लगा दिया, उद्योग का बीमा करवा दिया, मान लीजिए अचानक फैक्ट्री में आग लग गई या और कोई इस प्रकार की ट्रेजेडी हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसका जो क्लेम है वो
मिल पाए। तो ऐसी सुविधाएं होती हैं, उनसे भी उद्योगों का विकास होता है। तो ये हमारे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। अब हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी उद्योग होता है वो केवल एक कारक की वजह से प्रभावित नहीं होता है, सारे कारकों का प्रभाव उस पर कैसा रहेगा इसका अध्ययन करके उसके बाद किसी उद्योग की स्थापना की जाती है। तो ये था हमारा द्वितीयक व्यवसाय का सामान्य परिचय और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य मुख्य कारक। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। विनिर्माण जो उद्योग हैं उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। अलग अलग आधारों पर उद्योगों को हम अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। साथियों ये जो लेसन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लगातार क्लासें लेते रहें, कंटिन्यू नोट्स बनाते रहें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप हमें मैसेज करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। आपको साथियों हम PDF भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा आपके जो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं उनके माध्यम से भी आपकी जो तैयारी है उसको हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए एक बार आप ये बता दीजिए कि हमारा जो टेस्ट है उसमें हम पाठ नंबर 8 का हम इस बार टेस्ट लेने वाले हैं और जो टेस्ट होगा वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। 15 जनवरी शाम 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 8 PM से, और उसके बाद वो चलेगा साथियों 16 जनवरी को 8 PM तक आप टेस्ट दे सकते हैं। 24 आवर्स के अंतर्गत आप कभी भी, आपको जब भी अवसर मिले, मौका मिले, आपको यदि फ़ोन आपके पास नहीं है तो इस दौरान आप कहीं से भी अपने दोस्त से, पिताजी से या किसी भी व्यक्ति से जहाँ से आपको फ़ोन मिल सके उनसे फ़ोन लेके और आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट का जो लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा जैसे ही साथियों 16 जनवरी को शाम के 8 PM 8 बजे हमारा जो टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशन हम लाइव सॉल्यूशन करवाएंगे। तो लाइव सॉल्यूशन देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। लाइव सॉल्यूशन के माध्यम से वो जो 25 क्वेश्चन हम लेंगे उनके आंसर तो बताए जाएंगे, साथ के साथ अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको भी हम वहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो पाठ नंबर 8 है उसका लगभग सारा का सारा रिवीजन फिर से हो जाता है। तो सॉल्यूशन देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से ही अपने जो कक्षा के अन्य साथी हैं उन्हें भी टेस्ट के बारे में भी बताएं और कक्षा के बारे में भी बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारी इस मुहिम से लाभान्वित हों और सब लोग अच्छी मेहनत करें। सब 90 से अधिक अंक लाने का इस बार टारगेट फिक्स कर लीजिए। अभी से आप इतनी मेहनत कीजिए कि आप 90+ लेकर आएँ। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से हमारी जो मकर संक्रांति है उसको अच्छे से मनाइए। आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।